हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल जीके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। गाइस, आज का जो ये लेक्चर होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, हम इसके बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके जितने भी बेसिक्स हैं, जितनी भी थ्योरी है उन सबको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। हम एक्सरसाइज करते जाएंगे और उनके बेसिक और उनकी थ्योरीज को भी क्लियर करते चलेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी वीडियोस आप तक बहुत ही अच्छे से पहुंचेंगी और आपको मेरी वीडियोस जहां तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या होता है? ये जो डिस्कवर किया गया, ये जो वर्ड डिस्कवर किया गया, ये ग्रीक वर्ड से। कहाँ से डिस्कवर किया गया? ग्रीक वर्ड से। कहाँ से डिस्कवर किया गया? ग्रीक वर्ड से लिया गया इसको। ठीक है, तो इसे कितने पार्ट्स में हम लोग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है। ट्री गो मेट्री। ठीक है, इन तीनों से हम इसका मीनिंग निकालेंगे। कैसे निकलता है देखिए। ट्री का मतलब होता है थ्री, लॉजिक से ऐसे ही बोल सकते हैं। गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? थ्री साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं गाइस? थ्री साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। अब थ्री साइड्स के मेजरमेंट्स का मतलब क्या है? थ्री साइड्स के मेजरमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा शेप होगा जो थ्री साइड से क्लोज हो, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता और आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है कि थ्री साइड से क्लोज शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में ही बात करते हैं। इतना बात समझ में आती है? यानी कि हम ये बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी ये बोलेंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है, अब थ्री साइड्स का मतलब ट्रायंगल से ही है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में ही पढ़ना होता है। बेसिकली सबसे बेसिक, एकदम बेसिक बात समझ आ गई आपको। उसके बाद ये बात होगी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम उसके बाद चलते हैं बात करने किस पर? एंगल पर, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल किससे बात करेंगे हम लोग? मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्यों इस पे बात करेंगे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब हम ट्रायंगल पे बात करेंगे तो यहाँ पर इसके साइड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो साइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और मेजरमेंट एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स पर बात करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे किस पर? ट्रायंगल पर, इसके बेसिक्स पर कि ट्रायंगल की बेसिक क्या है जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें कोई क्लियर हो पाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमें बेसिक से स्टार्ट करना जिससे हमारे कोई भी डाउट्स रह ना जाएं, तभी हम क्वेश्चंस को भी अच्छे से एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। फिर हम आगे बात करेंगे किस पर? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पर। ठीक है, उसी के साथ ही साथ में हम लोग इसके साइड्स के बारे में भी बात कर लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर चलेंगे। बात समझ आती है मेरी? ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो गाइज, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के साइड्स के बारे में और कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ मैंने कुछ नोट डाउन किया हुआ, आप इन्हें देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल के साइड्स के बारे में। होता क्या है कि जब भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं गाइज, तो ट्रायंगल ड्रॉ करते समय हम उनमें जो उनकी नेमिंग करते हैं, जो उनकी नेमिंग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ की ABC, तो इसको हमें किस डायरेक्शन में करना? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये स्टैंडर्ड है,
ठीक है, इसे आप हमेशा फॉलो करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री। तो आप क्या करेंगे, इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखेंगे, जैसे ए बी सी मैंने रखा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है इसमें कि जब आप ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे तो इनकी साइड्स को आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। कैसे लेट करेंगे, अगर आपके पास ये वर्टेक्स, जो वर्टेक्स ए है, आपने अगर इसको वर्टेक्स ए लेट किया तो इसके सामने वाली साइड को आप क्या लेट करेंगे, स्मॉल ए, ठीक है। इसी तरीके अगर आपके पास ये वर्टेक्स बी है तो इसके सामने साइड को आप क्या लेट करेंगे, स्मॉल बी। ये कैपिटल सी है तो इसके सामने वाली साइड को क्या लेट करेंगे आप, स्मॉल सी। ये काफ़ी इंस्टेंट, काफ़ी बेसिक है, मतलब कि बेसिक मतलब ये है कि आपका ये स्टैंडर्ड तरीका एकदम, ये हमें आगे तक भी अभी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी हम ऐसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट आपके पास, a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। हमारे पास यहाँ बोला गया है कि अगर हम टू साइड्स का सम करते हैं तो इन दोनों साइड्स का जो सम होगा हमेशा थर्ड पार्टी से, जो थर्ड साइड की जो लेंथ है, जो थर्ड साइड है उससे क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, लार्ज होगी। ये चीज़ें आप पहली क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वही हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्या। जैसे कि देखिए यहाँ पर दो साइड, थ्री साइड्स होती हैं, तो हमने बोला कि टू साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होगा। वही यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखा, a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। एंड थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, थर्ड पॉइंट मैंने ये बोला कि अगर आपके पास सम जो होगा, दो साइड्स का सम थर्ड पार्टी से अगर बड़ा होगा तो दो साइड्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा थर्ड पार्टी से छोटा होगा, थर्ड साइड से। कैसे, अगर मैंने यहाँ पे देखिए a माइनस सी के अगर इन दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगी, कम होगी। तो वही मैंने यहाँ लिखा, मॉड ऑफ a माइनस सी इज लेस देन बी। यहाँ मॉड का मतलब क्या, मॉड का मतलब ये है गाइस, इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पर आपको। मॉड का मतलब इससे है कि जब ये मॉड हम ओपन करेंगे, जब हम ये मॉड ओपन करते हैं तो मॉड ओपन करने पर वैल्यूज हमारी दो तरीके से बाहर निकलती, या तो निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगी या तो पॉजिटिव निकलेगी। अगर अंदर की वैल्यू हमें निगेटिव मिली ना, अगर निगेटिव मिली तो निगेटिव साइन के साथ बाहर मिलेगी, अगर पॉजिटिव मिली तो ये पॉजिटिव बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको ओपन करते हैं। अगर ये निगेटिव हुई, क्योंकि हमें तो पता नहीं यहाँ पे ये क्या होगा, तो हम अपनी तरफ से मान के दोनों कंडीशन लेंगे, तो ये निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगी, यानी कि ऐसा आएगा माइनस का a माइनस सी, और प्लस का कैसे आएगा, a माइनस सी आएगा। अगर ये ऐसा आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इज लेस देन बी, और ये ऑल्सो लेस देन बी हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, इस माइनस का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा माइनस का a प्लस का c इज लेस देन b। अब इस माइनस की प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c इज लेस देन b प्लस a। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, ये मिला कि जो टू साइड्स हैं b और c, जो मतलब जो b और a साइड है, इन दोनों का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा, जो कि मैंने अभी ऊपर हम लोगों ने बात की। तो इसके आने से क्या प्रूव होता है कि दो साइड्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा थर्ड पार्टी से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ आ गई। सेम इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है आपको, देखिएगा यहाँ पे a माइनस सी इज लेस देन बी है। इसका मतलब क्या है, जब आप इसे माइनस सी है निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको a इज लेस देन b प्लस सी। ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी ये शो कर रहा है टू पर साइड्स का जो सम है वो हमेशा थर्ड पर साइड से बड़ा होगा। यानी कि हम लोगों ने जो ये लिया है कि ये और ये हमें, ये इन दोनों को, ये जो है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, ये शो कर रही हैं कि जो हमने लिया है वैल्यूज़, ये जो हम लोगों ने लिया है, ये क्या है हमारे पास, ट्रू कंडीशन। ये जो कंडीशन, ये कंडीशन कैसी है, ट्रू है। बात समझ आ गई आपको। तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स ध्यान रखने, पहला कि टू साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, लार्ज होगा, और टू साइड्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या आपके पास है, फोर्थ पॉइंट ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि आपके तीन एंगल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों साइड्स, जो तीनों एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स के सम जो होगा आपका हमेशा 180 डिग्री आएगा। यानी कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से अगर मैं एक बात और बोलूँ क्या, कि एंगल बी इज ग्रेटर देन सी। अगर मैंने बोल दिया कि जो एंगल बी है वो एंगल सी से बड़ा है, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि एंगल बी के जो सामने वाली साइड है वो एंगल सी के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या, अगर इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन सन, देन एंगल साइड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन साइड सी। बात समझाइए, अगेन रिपीट करूं, सुनिएगा फिर से। इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, देन ऑल्सो साइड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन साइड सी। ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। इसका मतलब क्या है कि साइड बी इज ग्रेटर देन साइड सी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है ट्रायंगल के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ और अच्छी चीज़ के बारे में, और अच्छे टॉपिक्स के बारे में, और अच्छे पॉइंट्स के बारे में। वो क्या होगा, हाँ ये होगा कि
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली जो हम लोग ट्रायंगल यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैसे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े हैं, उन बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में हम अभी उसको भी रिकॉल करते हैं। तो कैसे रिकॉल करेंगे उसको आप बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, आपके लिए, आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। चलिए देखिए, हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर करते हैं, कंसीडर, हमने एक कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया। जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसमें से एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए। हम इसको नेमिंग कर देते हैं A, B, C, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर ये कैपिटल B है तो ये स्मॉल b हो जाएगा, कैपिटल C है तो ये स्मॉल c, कैपिटल A तो ये स्मॉल a हो जाएगा, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास है वो एंगल कितना है, थीटा है। क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं अगर हमने कोई एक एरे लिया, उस एरे को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं किसी पॉइंट ए पर, फिर उसको हम जब रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर हमारे पास एक एंगल जनरेट होता है। जो जनरेट होता है एंगल, उसी को हमने क्या बोलते हैं यहाँ पर, वो थीटा है। इसे बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल साइड और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड, और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड, ठीक है। इसको नाम ध्यान रखिएगा आप, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। ये क्या हमारी, चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले हम जो बात करने जा रहे हैं इस पर, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ए बी, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों के भी नेम होते हैं। वो नेम क्या है, वो नेम पे डिपेंड करता है किस पर, एंगल थीटा पर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हम बात करेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल थीटा को लेकर के बात करेंगे, अगर हम एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं तो उसको लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर एंगल 90 डिग्री की बात ले रहे हैं तो उसको लेकर के हम कंसीडर करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम बात करते हैं उनके साइड्स के बारे में, तो वो डिपेंड किस पे करता है, एंगल्स पे डिपेंड करता है। हमें एंगल को देख करके ही बात करनी होती है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आप भूलते हैं तो आप मिस्टेक जरूर करेंगे, ओके। चलिए देखिए, अगर हमने ये एंगल कंसीडर किया थीटा, एंगल थीटा अगर मैंने कंसीडर किया तो इसके सामने वाली साइड, यानी एंगल थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। गाइस क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो इससे, जो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, इससे जो जुड़ी लाइन होती है, यानी जो इसके परपेंडिकुलर होती है, जो परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो सबसे लार्जर साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सबसे बेसिक है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि हमें एंगल पर ही डिपेंड है सब कुछ। एंगल के अकॉर्डिंग, जो एंगल हम कंसीडर करेंगे उसी अकॉर्डिंग हमें साइड्स को लेना होगा। अगर हमने ये एंगल कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस फिक्स्ड होगा, चेंज किस में होगा, परपेंडिकुलर और बेस में। अगर हमने ये एंगल कंसीडर किया तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई ए बी, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, ठीक है गाइस, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ रेशियोज के, जो हमें रेशियोज मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, एकदम बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे मिलते हैं, वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल से ही मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, देखिए क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले बेसिक यही, इनके बारे में बात करते हैं, फिर हम अदर्स के बारे में बात करेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है गाइस, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है, साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, यानी कि कॉस थीटा हमारा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सब याद रखना पड़ेगा आपको, आप पहले से पढ़ के भी आया हो इस चीज़ें, ठीक है। ये क्या होता है, कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब बाकी के अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो क्या होता है, जो साइन थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा, जब ये कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक कोशिएंट रिलेशन मिलता है। क्या मिलता है, कोशिएंट रिलेशन। एक कोशिएंट रिलेशन मिलता है। ये रिलेशन कैसा होता है समझिएगा इस बात को। देखिए, अगर मुझे क्या चाहिए टेन थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है,
tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? a है, और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास? c है। ठीक है, ऐसे अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? a है आपके पास, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? b है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके अगर हम इसकी बात करें तो बेस कितना है यहाँ पर? c है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? b है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू a है और हाइपोटेनस की वैल्यू b है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू c है और हाइपोटेनस की वैल्यू b है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कंसीडर करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में स्मॉल b से डिवाइड कर देते हैं। जब न्यूमिनेटर में स्मॉल b से हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, और डिनोमिनेटर में स्मॉल b से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब देखिए ये जो a अपॉन b आप देख रहे हैं, a अपॉन b क्या है आपके पास? साइन थीटा है। क्या है? क्या मिल रहा है आपको? साइन थीटा मिल रहा है। और जो अपॉन में c अपॉन b है, ये c अपॉन b आपको क्या दे रहा है? कॉस थीटा दे रहा है। तो आपको कोशेंट रिलेशन क्या मिल गया कि tan थीटा इज इक्वल टू में आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बेसिक। ठीक, क्या कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिएंट रिलेशन बोलते हैं। अब आपको पता है कि जो tan थीटा है ये cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan थीटा हमारा cot थीटा के रेसिप्रोकल होता है तो इसका मतलब क्या रखना है आपको ध्यान? आपको ये ध्यान रखना है कि cot थीटा को भी हम लिख सकते हैं क्या? cot थीटा को हम ये लिख सकते हैं कि cot थीटा इक्वल टू में cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हो गया आपका ये। तो ये दोनों जो आप देखे हो, ये और ये दोनों ही क्या है? कोशिएंट रिलेशन है। ओके गाइस, तो ये बात होगी हमारे पास बेसिक एकदम। ओके, अब आगे क्या बात करनी है हमें, आगे देखिए, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो गाइस अब हम एक आपको ट्रिक बताएंगे कि उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली आप सभी को पता भी होगा और चीज़ें अच्छे से आपको आ भी जाएंगी, इसलिए मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, अक्सर क्या होता है बच्चों को इस फॉर्मूलोज को थोड़ा डायरेक्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है, लर्न करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको दिक्कत ना हो, कभी आप लाइफ में कभी भी कंफ्यूज ना हो, अगर एक बाई चांस कभी कंफ्यूज हो गए, ठीक है, तब के लिए आपको मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो जाएंगे, बट अगर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम हो गई, आप बैठे पीछे वाले ने कभी मिस्टेक कर दिया, भाई ये बता ये फॉर्मूला कैसा होगा, इसका क्या ये वो, तो आप ना कंफ्यूज हो, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन फॉर्मूलेज के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या पी बी पी अपॉन में एच बी, इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, पी बी पी, पी बी पी का मतलब क्या है? पी मतलब पाकिस्तान, बी का मतलब भूखा, पी का मतलब प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। एच एच बी का मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको आप याद रखेंगे कि मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में क्या होगा? हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान क्या होगा? हरा भरा होगा। हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए इससे क्या मतलब निकलता है आपको, देखिए पाकिस्तान P अपॉन में H का मतलब साइन, P अपॉन एच का मतलब क्या है? साइन से, साइन थीटा से। किससे मतलब है? साइन थीटा से। B अपॉन एच का मतलब किससे है? कॉस थीटा से। P अपॉन B का मतलब किससे है? टेन थीटा से। क्यों है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। और जब आपको ये साइन कॉस टेन पता, तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक सेक कॉट हो जाएगा। तो याद रखेंगे ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो ये रहा आपके पास ट्रिक। अब गाइस अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हम जिसके बारे में बात करने जा रहे थे। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसको लेकर के हम क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे जो कि आपने 10th क्लास में पहले से ही पढ़ रखी है, बट उसका पैटर्न क्या है, मतलब उसका मेथड क्या डिराइव करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें तो हमें क्या पता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि आपकी जो सबसे लार्जर साइड होती है, जो सबसे लार्जर साइड है वो यानी हाइपोटेन्यूज, उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा अदर टू साइड्स के स्क्वायर
के यानी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस, और इन दोनों का सम, मतलब कि हमें बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का एक्चुअली में यूज हम किस लिए करते हैं कि अगर हमें दो साइड्स पता होती हैं तो हम उसकी थर्ड साइड्स को निकाल सकें, इस वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। नॉर्मली जनरली हम यही करते हैं। ओके, चलिए हम इसका यूज करते हैं। हम इसका यूज सिर्फ इसलिए करें क्योंकि हमें आइडेंटिटीज कुछ डिराइव करनी है। ओके, इसलिए अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, AC है, तो यहाँ पर आपके पास गाइस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर आपके पास है, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको मिल रहा है BC, तो यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है AB, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब देखिए करने का मेथड क्या होगा, हमें क्या करना होगा, एक बार AC स्क्वायर, यहाँ AC स्क्वायर, तो एक बार हम क्या करेंगे इसमें AC स्क्वायर से बहुत सारे डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट मतलब कि जब ये वाला से हम डिराइव कर लेंगे फॉर्मूला, तो नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए हम उसमें BC स्क्वायर का डिवाइड करेंगे बोथ साइड, और नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए उसमें हम AB स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमें 3 फॉर्मूलेस मिलेंगे, यानी 3 आइडेंटिटीज मिलेंगी जो जनरली और बेसिक आइडेंटिटीज होंगी। ठीक है, चलिए अब हम काम करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं AC स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। जब अपन लोग बोथ साइड AC स्क्वायर का डिवाइड करेंगे गाइस, तो अपन लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1 इक्वल टू में इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने का मतलब अलग अलग कर लेते हैं। BC अपॉन में AC का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, BC अपॉन में AC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस AB अपॉन में AC का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC मतलब BC अपॉन में AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ से ये कैसा मिल जाएगा, ये इस तरीके से मिल जाएगा। प्लस इसी तरीके से AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का मतलब आपके पास कॉस थीटा से है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब वी कैन राइट दिस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मिला फर्स्ट आपको डेरिवेशन। अब यहीं से आप इसको 2 पार्ट में और ब्रेक कर सकते हो, कैसे, जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपका ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से आपके 3 फॉर्मुलेज और 2 फॉर्मुलेज और बने। कैसे, हमें बोल सकते हैं कि इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप बाकी के 2 फॉर्मुलेस डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं आपसे साइन स्क्वायर पूछूं तो आप बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में क्या करना होगा, सिंपली हम फॉर्मूला यही रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का ही। उसमें क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग किसे डिवाइड करेंगे, अब हम लोग परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या कि हम लोग BC से अब डिवाइड करेंगे। कैसे देखते हैं, चलिए देखिए, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है BC का स्क्वायर, और बेस हमारे पास है AB का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग इससे बहुत से डिवाइड कर चुके हैं, अब हम इससे डिवाइड करेंगे, तो अपन लोगों को क्या मिलेगा, BC का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा AC अपॉन में BC का होल ऑफ स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ बचा 1 आपके पास, यहाँ क्या हो जाएगा AB अपॉन में BC का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AC अपॉन BC से क्या मतलब है, AC अपॉन में BC से मतलब है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेन्यूज AC अपॉन में BC, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आपके पास कॉट थीटा है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या आपके पास कॉट थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। वी कैन राइट इट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट मिल जाएगा, आपको फॉर्मूला क्या मिला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, हम बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हम इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। इसी तरीके से हम एक बात और बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो मिलेगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये दो फॉर्मूलेज और आपको मिल जाते हैं। तो मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा है? ये। बाकी के जो दो अदर फॉर्मूलेज मिले वो आपको इसी से मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट है आपके पास आइडेंटिटीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है उसमें डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे पॉइंट्स पर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है AC, तो AC का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं? AC है, हमने AC से भी डिवाइड कर दिया, BC से अब किसकी बारी है? AB की, तो हम वो साइड क्या करेंगे? AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जब अपन लोग AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं गाइस तो क्या मिलता है देखिएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब समझ में आ रहा है ना? ओके, अब देखिए AC अपॉन AB, इसको हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन में AB का होल ऑफ स्क्वायर BC अपॉन में AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए AC अपॉन AB, AC अपॉन में AB, देखिए क्या है? AC अपॉन AB मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या है? सेक थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास सेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कौन है? टेन थीटा है। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और इस प्लस 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रहा आपके पास थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। यहाँ से भी आपको दो फॉर्मूलेज मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? हम क्या करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा को यहीं ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी को उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या मिलेगा गाइज? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। ठीक है, और ये जो आपके पास आए हैं इसमें से ये आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं लोगों से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। ठीक, तो ये रहे आपके पास बेसिक नॉलेज किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आओ क्लास 10th में। ओके, अभी और भी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे करके उसको कवर करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोगों ने साइड्स के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल की, कैसे हम एंगल को मेजरमेंट करेंगे या फिर कैसे हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का यूज़ करेंगे, कौन कौन से एंगल्स का यूज़ करेंगे, कौन कौन से सिस्टम का हम यूज़ करेंगे। ओके गाइज, चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पर। तो गाइज अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स यहाँ पे देखिए, एंगल्स में हम लोगों ने देखेंगे क्या, उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल्स कॉल्ड एंगल्स। यानी कि होता क्या है समझिएगा, बहुत ही बेसिक से हम क्या लेते हैं, एक रे लेते हैं, उस रे का स्टार्टिंग पॉइंट O लेते हैं और एंडिंग पॉइंट A लेते हैं। इस स्टार्टिंग पॉइंट O को फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इस रे को रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद हम किसी एक पॉइंट B पर पहुंचते हैं और इसको यहीं पर रोक देते हैं। रोकने पर फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ये मिलता है, ये जो रोटेशन मिलता है, इस रोटेशन से एक क्या जनरेट होता है, जो रोटेशन जनरेट होता है हमारे पास, उस रोटेशन जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और ये किस में हो रहा है? देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। हम क्या जाने? पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आती है आपको कि जब हम किसी रे लेते हैं और उसको हम एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने पे जो एक एंगल फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। फॉर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल्स कॉल्ड एंगल्स। तो ये हमारे पास जो थीटा जनरेट हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ओके, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये एक सबसे स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पर कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे एंगल का, तो आपको एंगल कैसे लेना होगा? पॉजिटिव रहेगा। आपका मैग्नीट्यूड एंगल का सेम रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ मान लें कि यहाँ थीटा कितना 30 डिग्री है, यहाँ पर भी थीटा कितना 30 डिग्री, बट डायरेक्शन दोनों की कैसी है? अपोजिट है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है यानी कि वॉच की डायरेक्शन में, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यानी कि ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। किसकी? वॉच की। इस वजह से इसको हम लेंगे निगेटिव यानी -30, इसको लेंगे पॉजिटिव 30। बात समझ आ गई आपको? मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ध्यान रहे कि आपको क्या लेना है? पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेगेटिव के लिए यानी माइनस के लिए एंटी क्लॉकवाइज और
पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये एंगल्स के लिए था। एंगल्स में क्या है, जो रोटेशन आप जितना रोटेट करेंगे उसको, वही रोटेशन आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा। हमने साइड के बारे में बात कर ली, एंगल्स के बारे में बात करी। जब हमने एंगल्स के बारे में बात की तो ये जो एंगल्स के बारे में हमने बात की, अब इसके मेजरमेंट के लिए कोई सिस्टम बना होगा। उस सिस्टम में कुछ चीज़ें होंगी कि हम इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसके मेजरमेंट के लिए क्या यूनिट होगी। तो अब हम उससे बात करने वाले हैं कि इस एंगल के मेजरमेंट के लिए क्या यूनिट होंगी, उसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है, अब उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, मतलब कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या मतलब कि हम अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। उस पर हमारे पास कौन कौन से सिस्टम है, उनकी क्या क्या यूनिट्स होंगी, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेसिक में जा करके और बहुत ही डीप में जा करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बेसिक आपका अगर क्लियर नहीं होता तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ ही साथ में जो आप इसके रेफरेंस बुक्स को लगाएंगे उनके भी क्वेश्चन बहुत ही ढांसू क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आपको बेसिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और जो ये चैप्टर है आपका, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आप सब बहुत अच्छे से इसको देखें, कॉपी भी करें, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोगों ने एंगल पढ़ा तो एंगल को मेजर करने के लिए कोई सिस्टम बना होगा, उसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट होगी, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट हैं या कौन कौन से सिस्टम है जिनसे हमें मेजर करना होता है एंगल्स को। फर्स्ट है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हमारे पास डिग्री और इंग्लिश सिस्टम। फर्स्ट क्या है, डिग्री और इंग्लिश सिस्टम। सेकेंड है सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। एंड थर्ड है सर्कुलर और रेडियन सिस्टम। इन तीनों सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेसिक सबसे है वो है डिग्री और इंग्लिश सिस्टम। ये हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, 5th या 4th क्लास है, 5th क्लास से ही हमें ये चीज़ें मिलने लगती है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री को कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब हम बचपन से ही बनाते हुए चले आते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स से। ओके, यानी पिछले 5 साल से हम लोग यही पढ़ते चले आते हैं कि डिग्री और इंग्लिश सिस्टम, यानी डिग्री क्या होती है। तो ये सब ये बहुत ही बेसिक है डिग्री, ये आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। ये हम लोगों ने ज़्यादातर नहीं सुना, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा या बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं रहा, इस वजह से इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया और इसको सिर्फ एक नाम मात्र ही रह गया। क्यों रह गया, इसके बारे में हम बात अभी करेंगे, इसके पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर रेडियन सिस्टम भी क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सर्कुलर रेडियन सिस्टम है वो इन सब में से सबसे ज़्यादा हायर है, मतलब इसको हम लोग हायर वे में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि जो ये अभी तक हम यूज़ करते रहे, अभी तक हम लोग एक छोटी क्लासेस में यूज़ करते रहे, एक बेसिकली यूज़ करते रहे, बट अब हम जो यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियन सिस्टम यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है इसके बारे में बात करेंगे, इसके पीछे क्या कारण है कि इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, प्रेफर किया गया, या फिर ये सबसे ज़्यादा हायरेबल हुआ, बट ये उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है ये भी, बट ये बेसिकली है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली है। मतलब हम अभी तक जो 10th या 11th तक की 10th तक की जो चीज़ें हम पढ़ते रहे वो डिग्री में ही पढ़ते रहे, वहाँ से 10th से ही स्टार्ट आना हो गया किसका, रेडियन का। 10th से ही हमारा 10th क्लास से हमको रेडियन स्टार्ट आना हो गया, रेडियन वर्ड सुनने को मिलने लगा, या रेडियन चीज़ें, रेडियन में हमें थिंग्स मिलने लगी, या रेडियन में हमें वैल्यूज़ मिलने लगी। ठीक है, और फिर सेंटेसिमल फ्रेंच सिस्टम में क्या होगा इसके बारे में पूछेंगे, इसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री और इंग्लिश सिस्टम में। डिग्री और इंग्लिश सिस्टम का मतलब क्या है, इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्रीज। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, क्या करते हैं गाइस, आप सभी ने कंपास देखा होगा, प्रोटेक्टर देखा होगा, जैसे कि होता क्या है, छोड़िए हम उस पर बात करते हैं। मान लीजिए ये है आपके पास, इसको हिंदी में चांदा बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। होता क्या है कि मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को लिया मैंने और इसको रोटेट करते गए तब तक इसको रोटेट करते गए जब तक कि हमें एक वर्टिकल लाइन नहीं मिल गई, यानी कि इसके परपेंडिकुलर लाइन जब तक हमें नहीं मिल गई। जैसे ही इसकी परपेंडिकुलर लाइन मिली हमने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तो ये इसकी इनिशियल साइड हो गई, ये इसकी टर्मिनल साइड हो गई। ठीक है, अभी जो एंगल फॉर्म हुआ, ये कितना एंगल फॉर्म हुआ, हमें 90 डिग्री फॉर्म हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ये हमारा कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, अगर 90 डिग्री का है तो इसमें हमें क्या डिफाइन करना है, डिग्रीज डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि आप क्या करिए, इस पूरे को, ये जो आपने ओ ए से ओ बी तक आपने रोटेशन किया, जो एंगल फॉर्म हुआ उस एंगल को आप क्या करिए 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इसको क्या करिए 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जब आपने इसको 19 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे आपने क्या देखा कि जो आपको सबसे छोटी यूनिट मिल रही थी वो क्या मिल रही थी, 1 डिग्री मिल रही थी। क्या मिल रही थी आपको,
1 डिग्री मिल रही थी। क्या मिल रही थी? 1 डिग्री। तो यहीं से आपने क्या डिफाइन किया कि डिग्री क्या होती है। बात समझ आ गई मेरे? हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमारे पास जब ये रोटेशन मिला 90 डिग्री का, तो हमने बोला कि आप क्या करिए, इस डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जब आपने इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिला, हर एक मिला, क्या मिला, 90 डिग्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब सबसे छोटी यूनिट मिली आपको क्या मिली, 1 डिग्री मिली। 1 डिग्री मिली तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब हम इन 90 इक्वल पार्ट्स को यानी 1 डिग्री करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसको जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या देगा, एक राइट एंगल देगा, एक डिग्री देगा, एक 90 डिग्री देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई, देखिए क्या लिखा हो, इन दिस सिस्टम आ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। तो इस राइट एंगल को, जो ये राइट एंगल हमारा बना हुआ, इस राइट एंगल को हमने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट्स में इसको ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो इसमें जो सबसे छोटी यूनिट थी वो क्या मिली हमें, 1 डिग्री मिली। इसी को ही क्या बोल डिफाइन करते हैं, डिग्री डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्रीज। अब क्या बोला यहाँ पर, देखिए डिग्री क्लियर होगी ना। सिंपली हम राइट एंगल ट्रायंगल लिए और उसको क्या किया, उसके 90 इक्वल पार्ट्स किए, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट मिली वो क्या मिली हमें, डिग्री मिली। ठीक, अब देखिए, और जब इसको हम कलेक्ट कर देंगे तो अगेन हमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन डिग्री, मिनट और सेकेंड। जो डिग्री और इंग्लिश सिस्टम हमने पढ़ा, इसमें हम डिग्रीज को जो है किसमें, जो एंगल है उसको हम किसमें मेजर करेंगे, उस एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री, मिनट और सेकेंड में मेजर करते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या कि डिग्री और इंग्लिश सिस्टम में जो हम मेजर करते हैं एंगल को, किसमें मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकेंड में मेजर करते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, वो इक्वेशंस क्या समझिएगा। देखिए आपने क्या किया, जब इस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए तो 90 इक्वल पार्ट्स करने पे आपको क्या मिला, डिग्री मिला। जब आपने इसको कलेक्ट किया तो कलेक्ट करने पे आपको क्या मिल गया, 90 डिग्री मिला। तो आपने क्या देखा कि एक राइट एंगल जो था, ये जो एक राइट एंगल है, इस एक राइट एंगल से कितने डिग्री मिले आपको, 90 डिग्री मिले। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिलती है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू में 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी एक राइट एंगल जो होगा आपको 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया आपको बात, क्यों, क्योंकि हमने इसके 90 इक्वल पार्ट्स किए थे, करने पर हमें एक राइट एंगल फॉर्म हुआ। तो जो राइट एंगल फॉर्म हुआ वो राइट एंगल कितने, किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के, क्योंकि 90 डिग्री मिलकर ही तो राइट एंगल फॉर्म करेंगे ना, इसलिए 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है 1 डिग्री। अब सेकंड, ये जो सेकंड आपकी इक्वेशन इसकी नीड क्यों पड़ी, पहले इससे हम बात कर लेते हैं। होता क्या है गाइस कि ये जो यूनिट है 1 डिग्री, ये तो बहुत ही छोटी यूनिट होगी ना, 1 डिग्री बहुत ही छोटी होगी, 90 डिग्री कंपेरिजन 1 डिग्री क्या है, बहुत ही छोटी है। बट कभी कभी क्या होता है, हमें इससे भी छोटी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए किलोमीटर, मिनट और सेंटीमीटर होता है। आपकी जो ये चौक है, इसको क्या हम किलोमीटर में मेजर करना प्रेफर करेंगे, नहीं, क्योंकि हम इसे बोलेंगे, हम इसको mm में, या mm में भी नहीं, हम इसको बोलेंगे, हम इसको सेंटीमीटर में मेजर करना प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि इतनी छोटी साइज़ के लिए सेंटीमीटर बढ़िया है, क्योंकि वो छोटा है, वो छोटी क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। मीटर मीडियम क्वांटिटी के लिए, किलोमीटर बड़ी क्वांटिटी के लिए। इसी तरीके से जब एंगल्स का मेजरमेंट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें छोटी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए छोटी यूनिट्स चाहिए होती है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, जो हम बात करने जा रहे हैं। क्या सिर्फ 1 डिग्री है तो हमें 1 डिग्री छोटी से भी यूनिट की अगर जरूरत पड़ेगी तो मेजर करने की, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मिनट का। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि आप क्या करेंगे, इस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट करेंगे। इस 1 डिग्री क्या करेंगे, अब हम इस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे। जब हम इस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 डिग्री के बराबर, वो 1 मिनट के बराबर होगा। मतलब जैसी जाहिर सी बात है, जब आपने इस 90 जो राइट एंगल था, इस 90 डिग्री के आपने 90 इक्वल पार्ट्स किए तो आपको क्या मिला, 1 डिग्री मिला, सबसे स्मॉल क्वांटिटी। इसी तरीके से जब आप 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो सबसे छोटी जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, 1 मिनट मिलेगी, 1 मिनट मिलेगी, हाँ बिल्कुल सही, 1 मिनट मिलेगी। तो यहाँ से देखिए, अगर आपको चाहिए 1 डिग्री तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितने, किसके बराबर होगी। अगर आप इस 1 मिनट को किसने इक्वल पार्ट किया, 60 पार्ट किए हैं, तो आप जब उसको करेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 60 मिनट बनेगा। यानी कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 मिनट के। तो सेकंड इक्वेशन आपको क्या मिल गई, ये मिल गई। बात समझ आ गई आपको, क्या किया हमने, इस 1 डिग्री के हमने 60 इक्वल पार्ट्स किए। जब 60 इक्वल पार्ट्स किए तो इसमें जो सबसे छोटी यूनिट मिली वो क्या मिली, 1 मिनट मिला हमें। तो इस 1 मिनट से हमने क्या देखा कि अगर हम इस 60 इक्वल पार्ट्स को फिर से कलेक्ट कर दें तो कलेक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 मिनट हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने सोचा और छोटी क्वांटिटी देखते हैं। तो हमने क्या किया, 1 मिनट के फिर से और 60 इक्वल पार्ट्स किए। जब इसके हमने और 60 इक्वल पार्ट्स किए तो उसमें भी हमें सबसे छोटी क्वांटिटी क्या मिली, 1 सेकंड मिला। और जब मैंने इसको कलेक्ट कर दिया सबको, तो कलेक्ट करने पर हमें क्या मिला, 60 सेकंड मिले। तो 1 मिनट इक्वल टू किसका हो गया, 60 सेकंड के। तो ये वहाँ पर सेकंड हो गया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, 60 मिनट्स को हम लोग 1 डैश लगाते हैं और सेकंड में हम लोग डबल डैश लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि 1 राइट एंगल 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान भी रखनी है। इक्वेशंस कैसे मिली ये भी आपको क्लियर हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। इसकी हमें नीड क्यों मिली, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसको लाने का कारण क्या है।
होता है क्या गाइस, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल, जब हम लोगों ने डिग्री और इंग्लिश सिस्टम पढ़ा तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है। कैसे, देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करें कि 60 की वैल्यूज़ को, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन होगी उसके बारे में अभी बात करते हैं। इसलिए हम लोगों ने सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम का यूज़ किया। होता क्या है कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 100 ऐड करिए, 100 में 100 ऐड करिए, 100 में 10 ऐड करिए, 100 में 200 ऐड करिए, तो आपको काफ़ी ईजी होगा। अब मैं बोलूँ कि 60 ऐड करिए, 60 ऐड करते जाइए, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा, बट होगा ना। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा, इसका जो कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी बनाते हैं। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, हमने जो यहाँ पे 90 डिग्रीज लेकर के सॉल्व किया, उन्होंने इसको 100 में लेकर के सॉल्व किया। किस में लेकर के सॉल्व किया, 100 में लेकर के सॉल्व किया। उसको क्या नाम दे दिया, ग्रेड नाम दे दिया। यहाँ पे हम लोगों ने डिग्री नाम दी, उन्होंने क्या उसको नाम दे दिया, ग्रेड नाम दे दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आती है आपको? ओके, अब इस पे हम डिस्कशन करेंगे कैसे इसको कैलकुलेशन ईजी हो गया इसका, और कैसे इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, बहुत टफ नहीं है, बट इस पे बात करते हैं हम। ठीक, अब देखिए बात करते हैं सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, कैसे आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, उसको मैंने बता दिया। अब इस पे बात करते हैं इसकी होता क्या है। इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन ग्रेड मिनट। इसमें जो ये सिस्टम है सेंटेसिमल या फ्रेंच सिस्टम है, इसमें हम क्या करते हैं, सेम ऐसे ही है, डिग्री और इंग्लिश सिस्टम की ही तरह है, बस इसका लोग इसे क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि इसके और इसके कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस हुआ। इसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा था, बस। बाकी इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन ग्रेड मिनट और सेकंड। यहाँ पे हम डिग्री मिनट और सेकंड में करते थे मेजर, और यहाँ पे एंगल को किस में मेजर करेंगे, ग्रेड मिनट और सेकंड में हम लोग मेजर करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, वन राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्रीज में क्या किया था, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया था। यहाँ पे हम इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, 100 पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ मानना ये है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो 100 की टर्म्स को ऐड करना या 10 के टर्म्स को ऐड करना काफ़ी ईजी होता है इन कंपेरिजन 90। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एक राइट एंगल लिया, और राइट एंगल के कितने पार्ट्स के इक्वल, 100 इक्वल पार्ट्स के। जब 100 इक्वल पार्ट्स के, तो उसकी जो सबसे यूनिट मिली, सबसे छोटी, वो क्या मिली, 1 ग्रेड मिली। तो 1 ग्रेड मिली, तो हमने क्या देखा कि अगर हम इन 1 ग्रेड्स को, यानी कि पूरे को कलेक्ट कर दे, जो हमने 100 इक्वल पार्ट्स के, इसको अगेन हम कलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 100 ग्रेड मिलेगा। वो 100 ग्रेड किसके इक्वल हो जाएगा, 1 राइट एंगल ट्रायंगल के। तो ये हो गया 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। इसी तरीके से अगर हम 1 ग्रेड के फिर से अगेन क्या करें, 100 पार्ट्स कर दें, ये 100 इक्वल पार्ट्स कर दे, तो उनको कलेक्ट कर दे, तो हमें क्या मिल गया, 100 मिनट मिल गया। फिर इसी तरीके से अगर हम 1 मिनट के फिर से 100 इक्वल पार्ट्स कर दे और उसको कलेक्ट कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, 100 सेकंड मिलेंगे। तो 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से इसमें प्रोसेस चलता है, ठीक है। बट होगा क्या गाइस, होता क्या है ये कि हम लोगों ने बचपन से ही हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिग्री पढ़ा, हमारी हैबिट में हमेशा यही रहा, हम लोगों ने हमेशा से इसको देखा, तो हम लोगों को ये ज़्यादा बढ़िया प्रीफर लगा, इसकी हमें हैबिट पड़ गई और ये चीज़ें थोड़ा हमें ईजी लगने लगी इसके कंपेरिजन में। इस वजह से लोग इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, ये ज़्यादा यूजेबल नहीं हो पाया, और इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहा। और इसी की वजह से ये और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना तो यूजेबल नहीं रहा। बट नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि ग्रेड की भी कोई चीज़ होती है, उसके लिए क्या, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बात समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम बात करेंगे सर्कुलर और रेडियल सिस्टम की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस पर हम अच्छे से बात करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशंस या फिर कुछ भी इसके बारे में बात नहीं की। ओके, तो अगर ये चीज़ें आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा ये दोनों टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे सर्कुलर रेडियल सिस्टम के बारे में। ओके गाइस, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं सर्कुलर और रेडियल सिस्टम के बारे में। चलिए गाइस, आपका बात करने वाले थे सर्कुलर और रेडियल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब सर्कुलर रेडियल सिस्टम क्या होता है। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड अ रेडियन। मेरी बात समझ आएगी आपको? इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ डायरेक्टली ग्राफ्स डायग्राम से। होता क्या है, अगर हमने कोई सर्किल ड्रॉ किया, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक सर्किल ड्रॉ किया, इस सर्किल का सेंटर क्या है, वो है, और हमने क्या किया, यहाँ से एक आर्क ले लिया। आर्क कैसे कंसीडर किया, कुछ इस तरीके से हमने एक आर्क कंसीडर कर लिया। अब जो आर्क की लेंथ है, जो आर्क की आपकी लेंथ आएगी, जो आर्क की लेंथ आए, ये आर्क की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, स्मॉल आर होनी चाहिए, रेडियस आर। अगर ये स्मॉल आर है, तो अगर रेडियस भी आर है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो ये एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पर, वो क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा, या फिर ये बोले कांस्टेंट होगा। कैसे समझिएगा, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया कहाँ पर, सेंटर पर, बाई एन आर्क ऑफ अ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, जिसकी लेंथ जो है वो इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द सर्किल के, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड अ रेडियन। उसे हम क्या बोलेंगे,
जो सेंटर पे ये एंगल सबटेंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियन। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर रेडियन कभी पूछे तो रेडियन क्या होता है, अगर आपने कोई सर्किल लिया, उस सर्किल का सेंटर O है और रेडियस R है, तो आपके जो आर्क लेंगे, जो आप आर्क कंसीडर करेंगे, उस आर्क की जो लेंथ है अगर वो रेडियस के बराबर है तो उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल ड्रॉ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। यही चीज़ यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, फॉर्मूला क्या जनरेट होता है कि आर्क इज इक्वल टू में होता है रेडियस अपॉन में लेंथ। क्या होता है, आर्क इक्वल टू रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन में लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, इसको थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एंगल इक्वल टू में, एंगल में रिलेशन मिलता है क्या, एंगल इक्वल टू में आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि क्या होगा, एंगल इक्वल टू में होगा आपके पास फॉर्मूला आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो आपको एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, आर्क और रेडियस कंसिडर कर रहे हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास यहाँ से एंगल फॉर्म होगा, जो एंगल की वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में आएगी, रेडियन में आएगी। तो यहाँ से इससे फॉर्मूला क्या जनरेट होता है कि एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन में रेडियस होगा, क्यों, क्योंकि जो आर्क है उसकी लेंथ भी स्मॉल आर है और लेंथ और रेडियस जो है वो भी आर है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर एंगल ड्रॉ होगा, वो एंगल जो बनेगा, फॉर्म होगा, वो कैसा होगा, कांस्टेंट एंगल होगा, यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियन। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि रेडियन क्या होता है। अब क्या, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। यहाँ पर जो सिस्टम है यूनिट को मेजरमेंट करने का, यानी जो एंगल के मेजरमेंट करने की जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन। इससे पहले आपने डिग्री पढ़ी, ग्रेड पढ़ा, और यहाँ पे क्या पढ़ना है, रेडियन। इसको किससे डिनोट करते हैं, 1 रेडियन, इसको स्मॉल सी से ऊपर डिनोट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम क्या डिग्री से डिनोट करते थे, जी से डिनोट, ग्रेड से जी से करते थे, यहाँ पे किससे कर रहे हैं, सी से। अब 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन क्या, एंगल प्रोड्यूस बाई एन आर्क ऑफ लेंथ स्मॉल आर एंड ऑन सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। यानी कि जो एंगल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आर्क के द्वारा, जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल आर है, और वो सर्किल के रेडियस भी क्या है, स्मॉल आर है। यानी कि रेडियन के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो आर्क ले रहे हो, उस आर्क की जो लेंथ होनी चाहिए वो सर्किल के रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो जो एंगल वहाँ पे सबटेंड होगा वही हमारा रेडियन हो जाएगा, यानी 1 रेडियन हो जाएगा। बात समझ आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर, यानी आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया है सेंटर पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। तो जो एंगल है वो लेंथ, आर्क की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। इसका मतलब समझ गया आप। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे किसकी, कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी। बात समझ आएगा आपको। तो चलिए अब हम डिराइव करते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपको ये पॉइंट देख रहे हैं, 1 एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। या आप जनरली ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सर्किल जिसका सेंटर O है, मान लीजिए हमने एक आर्क ये लिया और एक आर्क हमने ये कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसको नाम देते हैं A, B, C और सेंटर O ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आर्क की लेंथ है, जो आर्क की लेंथ है वो क्या कम है, एंगल क्या यहाँ पर बन रहा है, छोटा बन रहा है। इस आर्क की जो लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो क्या है, ज़्यादा बन रहा है। तो आप ये समझ गए ना इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है। जैसे जैसे आपका आर्क की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका एंगल थीटा भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जो इसके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसी के बेसिस पे, यानी इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे 1 रेडियन की वैल्यू। कैसे डिराइव करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी इसके बाद जब हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। किसके बीच में, रेडियन, ग्रेड और डिग्री के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको हम पढ़ेंगे, और फिर उसी पे ही क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, उन पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज पर, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, चलिए देखिए होता क्या है गाइस, हमने एक सर्किल लिया, इस सर्किल का सेंटर ले लेते हैं O, फिर हमने क्या किया, एक आर्क कंसिडर किया, ठीक है, जिसका एंगल कितना है, 1 रेडियन मान लेते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो कि कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक। इसको मान लेते हैं ये B है, ये ये A है, एक सेकेंड, ये A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इसको हम C मान लेते हैं,
ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा अभी कि जो आर्क की जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एंगल के। क्यों, जो एंगल हम लोगों ने सबटेंड किया है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आर्क की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे एंगल भी बढ़ता जाता है। तो हम लोगों को यहाँ मिला थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये लेंथ किसकी है, आर्क की लेंथ है। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। आर्क भी यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ से हम इक्वालिटी के अगर रिलेशन निकालें तो इक्वालिटी का रिलेशन क्या आएगा, θ1 इक्वल टू में KL1 पहली इक्वेशन, दूसरी क्या मिलेगी θ2 इक्वल टू में KL2 दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे गाइस, तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, θ1 अपॉन में θ2 इक्वल टू में L1 अपॉन में L2। अब θ1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 रेडियन है, और θ2 की वैल्यू कितनी है गाइस आपके पास, 90 डिग्री है। L1 का मतलब दिस, यानी आर्क की लेंथ कितनी है, स्मॉल आर है। इसी से L2 का मतलब क्या है गाइस, ये लेंथ चाहिए हमें। L2 का मतलब क्या है गाइस, हमें ये लेंथ चाहिए, हमसे ये लेंथ पूछा गया है। ठीक है। तो इस लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमने जो एक पार्ट कंसीडर किया, ये जो पार्ट है इस पूरे सर्कमफेरेंस का 1/4 पार्ट है। जाहिर सी बात है, आप सभी ने देखा है कि जब हम एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो उसके 4 पार्ट होते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो ये कौन सा पार्ट है इसका, ये 4th पार्ट है किसका, सर्कमफेरेंस का। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4 पार्ट ऑफ 2πr। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 4 टाइम्स ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गाइस फाइनली जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, इक्वल टू में 1 अपॉन में ये 2 बचा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन में पाई। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1 रेडियन की वैल्यू। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 रेडियन को ही रहने दें, इसको उधर पे इसका ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 1 रेडियन इक्वल टू में 2 × 90 हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो गाइस ये मिलेगी आपको 1 रेडियन की वैल्यू। समझ गए आप, ये काफ़ी बेसिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कैसे इसकी वैल्यू मिली। तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो आपको अब इसको अगर मैं बोलूँ कि आप इसको किससे 90 यानी राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या करें, इसको राइट एंगल से कैसे आप रिलेट कर पाएंगे। तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पर 1 रेडियन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा कि 1 रेडियन अपॉन में 2 इक्वल टू में 90 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है, यानी कि 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन में पाई। तो आपको 90 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। तो 90 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90 डिग्री इक्वल टू में पाई अपॉन में 2 रेडियन। तो ये आपकी डिग्री में रिलेशन हो गया कि 90 डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 2 रेडियन। अब इसी तरीके से हम तीनों को रिलेट कर लेते हैं, किसको, डिग्री को, और जो हमारा ग्रेड सिस्टम यानी फ्रेंच सिस्टम है उसको, और जो हमारा ये सर्कुलर रिलेट सिस्टम है यानी ग्रेडियन सिस्टम इसको। क्या हम लोगों ने देखा डिग्री में कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ा हम लोगों ने, और इक्वल टू 100 ग्रेड पढ़ा हमने, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, पाई बाई 2 रेडियन। देख लीजिए सही है बिल्कुल। ये हमने क्या किया, पाई मल्टीपल डिवाइड में था, उधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई बाई 2 का होल रेडियन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। ये तो हो गया 1 राइट एंगल के रिलेशन। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके देखिए कुछ और रिलेशन हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। ग्रेड अगर हम बात करें, ग्रेड और डिग्री में, अगर हम ग्रेड एंड डिग्री में बात करें तो यहाँ से हमें क्या क्या रिलेशंस मिलेंगे उनके बारे में बात करते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि 1 राइट एंगल इक्वल टू में 90 डिग्री भी होता है और 100 ग्रेड भी होता है। ओके गाइस, हमने यही तो पढ़ा ना, क्या पढ़ा, 1 राइट एंगल इक्वल टू में 90 डिग्री भी होता है और 100 ग्रेड भी होता है। अब मुझे इन दोनों में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, अगर हमें डिग्री चाहिए यानी डिग्री में ग्रेड में रिलेशन चाहिए, तो मैं बोलूँगा अगर मुझे आप बताइए कि 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा गाइस आपके पास 100 अपॉन में 90 ग्रेड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो मुझे क्या मिलेगा, 100 अपॉन में 90, नहीं 100 अपॉन में 90 का मतलब है आपको मिल जाएगा 10/9 ग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया इसमें रिलेशन। इसी तरीके से अगर आपको ग्रेड चाहिए होगा तो ग्रेड के लिए आप क्या बोलेंगे कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू में ये डिवाइड में चला जाएगा तो आपको मिलेगा 9/10 डिग्री। तो ये दोनों रिलेशन मिल गया आपको। ठीक, तो ये होगा ग्रेड और डिग्री में रिलेशन आपके पास।
इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें रेडियन, डिग्री और ग्रेड में रिलेशन, तो वो क्या रिलेशन होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम उस पर बात करते हैं। तो गाइज अब हम बात करने वाले थे कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि हम रिलेशंस देखेंगे कि इनका कन्वर्जन यानी कि इनका जो कनेक्शन है किसका, सिस्टम, तीनों सिस्टम का, किसका, डिग्री का, फ्रेंच का और किसका, रेडियन का। तो इन तीनों का हम देखेंगे रिलेशन क्या मिलता है हमें। पहला देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने बात किया था ये कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू में 90 डिग्री और इज इक्वल टू में 100 ग्रेड होता है, और इज इक्वल टू में हम लोगों ने क्या देखा था, ये π/2 रेडियन होता है। ठीक है, ये तीनों ही जो थे हमारे पास इक्वल टू किसके होते हैं, राइट एंगल के। तो एक तो रिलेशन ये कब के लिए था, ये तब के लिए रिलेशन था जब हमारे पास वन राइट एंगल हो। क्या हो, वन राइट एंगल। तो वन राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। वन राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। लेकिन टू राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहीं से अब देखिए इसमें उसमें डिफरेंस दिख गया ना आपको। तो अगर हम टू राइट एंगल की बात करते हैं तो हम 180 डिग्री की बात करेंगे। तो 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने अभी देखा यहाँ पर क्या देखा कि वन रेडियन इक्वल टू होता है π/180 डिग्री। ठीक है, यही तो होता था क्या ना, कि नहीं होता था ये 180 डिग्री अपॉन में पाई। हाँ, वन रेडियन इक्वल टू में 180 डिग्री अपॉन में पाई था। ठीक, अगर ये था तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि 180 डिग्री। हाँ, तो 180 डिग्री इक्वल टू में रेडियन क्या होगा, तो हम बोलेंगे 180 डिग्री इक्वल टू में रेडियन की वैल्यू होगी पाई रेडियन। यही तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर मुझे क्या चाहिए, 180 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मैं इसको उधर ट्रांसफर करूँगा तो यहाँ से 180 डिग्री इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई रेडियन। इसी तरीके से 200 ग्रेड है। 200 ग्रेड में क्या देखा हम लोगों ने, ये देखा कि अगर 90 डिग्री इक्वल टू में 100 ग्रेड है, तो इसी तरीके से 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, 200 ग्रेड हो जाएगा। कौन सी बात है। तो ओवरऑल जो यहाँ रिलेशन मिला हमें, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड। तो यहाँ से हम हर एक का रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। कैसे रिलेशन निकालेंगे, समझिएगा इस बात को। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 1 रेडियन, तो 1 रेडियन के लिए आप क्या बोलेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई इज इक्वल टू में 200 ग्रेड अपॉन में पाई। ठीक, पहली चीज़। इसी तरीके से दूसरा अगर मैं बोलूँ, या मुझे क्या चाहिए, 1 डिग्री में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 डिग्री मतलब इसको 180 का डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो पाई रेडियन अपॉन में 180 इज इक्वल टू में, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 ग्रेड अपॉन में 180। इसी तरीके से मुझे 1 ग्रेड चाहिए, तो 1 ग्रेड के लिए क्या बोलूँगा, सिंपली आप 200 का सब में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में 200, सेम हियर यहाँ पर हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन में 200। ओवरऑल जो आपको रिलेशंस मिलेंगे गाइस, वो कुछ रिलेशन इस तरीके से मिलेंगे। आपको इन्हें भी ध्यान रखना होगा, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको इन सब चीज़ों से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 40 ग्रेड कन्वर्ट इन डिग्री एंड रेडियन। मैंने बोला 40 ग्रेड कन्वर्ट इन डिग्री एंड रेडियन। अगर मुझे 40 ग्रेड को कन्वर्ट करना है डिग्री में और रेडियन में, तो कैसे करेंगे। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि 1 ग्रेड में कितने डिग्री होता है और 1 ग्रेड में कितने रेडियन होते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास 40 ग्रेड है और इसको चेंज करना है डिग्री में, तो अगर डिग्री में बात करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्रेड इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 200 होता है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 40 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में 200। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 से 1 कैंसिल, 2 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 36 डिग्री, यानी 40 ग्रेड इक्वल टू में 36 डिग्री हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे कि आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो आप बोलेंगे 40 ग्रेड में अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे, इस 40 का आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किस में करना है, इस 1 रेडियन 1 ग्रेड इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखिए, पाई रेडियन अपॉन में 200 से 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पाई/5 रेडियन 40 ग्रेड इक्वल टू, ये रेडियन में वैल्यू आ गई।
सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी वैल्यूज़ को किसी में भी कन्वर्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास है x ग्रेड और आप इसको डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, x इंटू में डिग्री में इसका रिलेशन क्या है, 1 ग्रेड का रिलेशन क्या है डिग्री में, 180 डिग्री अपॉन 200, 180 डिग्री अपॉन में 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपली जो भी वैल्यू है आप उसको जिस टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बस इस वैल्यू का उस जिसमें आप कन्वर्ट चाहते हैं उसे मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपली बस आपको यही करना हर एक क्वेश्चंस में। चाहे जैसे अगर मैं रेडियन की बात करूं कि अगर आपको x रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, सिंपली आप देखिए 1 रेडियन में कितने डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई, इसका 180 डिग्री अपॉन पाई से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका किसमें, रेडियन में, सॉरी डिग्री में आंसर आ जाएगा कि इतने रेडियन में इतने डिग्री होता है। समझ आ गया आपको बात। तो गाइस ये आज का जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन लेक्चर, ये यहाँ पे आज एंड करते हैं। और फाइनली जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने कवर की इंट्रोडक्शन में, अभी और भी चीज़ें अगर बची होंगी तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि आज के लिए टाइम भी काफ़ी हो गया है और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख भी ली हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे उन सबको भी हम सॉल्व करेंगे। वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए और आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से पढ़ लें। ना हो सके अगर आपको कहीं भी डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ आप वीडियोस को अगेन देखिएगा, ठीक है, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपने एक भी डाउट रखा तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ओके गाइज, तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना है।